हम दो लोगों का नाम हम लोग देखेंगे, एक है बलदेव और दूसरा है बावन दास। बावन दास समर्थक है गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा का समर्थक था, अहिंसा का समर्थन करता था। और बलदेव जो यहाँ पर है वो कांग्रेस का समर्थन करता था। ठीक है, अगर ये प्रश्न दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलदेव के माध्यम से रेणु जी ने उन बुरे कांग्रेसियों का पर्दाफाश किया है जो गांधीवादी के नाम पर देश को छलने की फिराक में दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बलदेव है वो गांधीवादी का छदम चरित्र है। कहने का मतलब है कि बलदेव दिखाता है कि वो गांधीवादी है। रुकिए, मैंने उल्टा लिख दिया है लग रहा है। बावन दास कम्युनिस्ट था ना, बावन दास। देखिए क्या हुआ, बलदेव जो है ये हमेशा क्या दिखाता है कि भाई गांधीवादी समर्थक हैं, वहां जनता के बीच में जाता है और गांधीवादी बातें करता है, लोगों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करता है। पर ये बिल्कुल झूठा कैरेक्टर है, बहुत झूठा पात्र है, ये सिर्फ झूठ की बातें करता है, वैसा ऐसा इसका में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कांग्रेसी ऐसे हैं जो देश को गांधी जी का नाम लेकर लूट रहे थे, इनमें वैसा कोई भावना नहीं था। कौन कौन है इसमें? इसमें है बलदेव, और बावन दास की बात करेंगे वो कांग्रेसी है, परंतु कांग्रेसी व गांधी जी की मूल्यपरकता की पूरी निष्ठा से निभाता है। बावन दास क्या है? वो एक कांग्रेसी है, परंतु कांग्रेस व गांधी की मूल्यपरकता को पूरी निष्ठा से निभाता है। मतलब ये कांग्रेस का तो समर्थन करता ही है, साथ ही साथ गांधी जी की जो विचारधारा है उसको भी समर्थन करता है। अच्छा, मतलब सही मायने में ये बलदेव की तरह झूठा पात्र नहीं है। बलदेव कैसा है? ये झूठा चरित्र वाला इंसान है ना, ये झूठा चरित्र रखता है, ये झूठ का दिखा रहा है कि भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, बावन दास जो है वो पूरी निष्ठा से अपने कामों को निभाता है। पूर्वी पाकिस्तान की ओर जा रहे तस्करी के माल को रोकने के लिए गांधी की ही तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह करता है, वह अपनी शहादत देता है। बावन दास की मृत्यु हो जाती है कैसे? मेरीगंज में, चूंकि वो बॉर्डर का इलाका था, नेपाल से सटा हुआ इलाका था, तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ तस्करी का माल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जो भी तस्करी का माल जा रहा था उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो अहिंसात्मक रवैया अपनाता था, गांधी जी का समर्थक था, रोड पर बैठ जाता है विरोध करने के लिए, सत्याग्रह करता है, अंततः उसकी शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन वो अपना जो रास्ता था गांधी जी का, वो रास्ता वो नहीं छोड़ता है। बावन दास अंततः क्या होता है? शहादत को प्राप्त होता है। ठीक है, मेरीगंज की कहानी हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं कि क्या क्या पात्र हैं और किन किन घटना से वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है मेरीगंज का कबीर, काम शक्ति व व्यभिचार में लिप्त है। कबीर नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है? कबीर, हम बात करते हैं हमारे जो हिंदी साहित्य के कबीर हैं वो नहीं, यहाँ का जो कबीर है वो काम शक्ति में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, व्यभिचार करता रहता है। बूढ़ा महंत सेवादास और उनका अनुचर रामदास बाहर से आए नरसिंह के माध्यम से रेणु जी ने दिखाया कि महंत ब्रह्मचर्य त्याग का नहीं बल्कि काम लिप्सा का भी नाम है। बूढ़ा महंत जो सेवादास था, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा, उसका अनुचर रामदास, दोनों ने क्या किया था? विधवा जो थी स्त्री, उसका पूरा शोषण किया था जो मंदिर में रहती थी। मतलब इनके माध्यम से रेणु जी ने यह दिखाया था कि तत्कालीन समाज जो हमारा था, धर्म के नाम पर भी वहां बुरी बुरी चीजें होती थी। ठीक है, मैला आंचल क्या है? एक यथार्थवादी उपन्यास है, इसमें सत्य को दिखाया गया है, सच को दिखाया गया है कि क्या सच्चाई चल रही है, क्या बातें ऐसी थी जो उस समय पर हो रही थी। ऐसा था, जब भारत आजाद होने के कुछ वर्ष पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था, क्योंकि मेरीगंज ने कभी खुले रूप से उसमें भाग नहीं लिया था, मेरीगंज के कोई लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए थे, बस उनको तक घटना की खबर उनके तक आती थी, और उस घटना की खबर सुनकर ही वो लोग तरह तरह का व्यवहार करते थे, बस, और कुछ उनका उसमें योगदान नहीं था। मुख्य जो घटना है मेरीगंज के ऊपर इनकी कहानी लिखने का जो मुख्य मकसद है वो ये है
कि वहां पर जितने तरह के लोग थे, जितनी जातिगत विभिन्नताएं थी, लोगों के मन में भी उतना ज्यादा अंधविश्वास और व्याभिचार घिरा हुआ था। जो लोग ये कहते हैं कि गांव की तरफ जाइए, गांव में बहुत ज्यादा अच्छाई है, वो मेरीगंज पढ़ना चाहिए, मैला आंचल पढ़ना चाहिए, आपको पता चलेगा कि चीजें, हो सकता है कि लोग वहां के बहुत ज्यादा कोमल हों, अच्छे व्यवहार वाले हों, पर सांसारिक बुद्धि के मामले में अंधविश्वास उनमें बहुत ज्यादा है, बाकी चीजों की बहुत ज्यादा कमी भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रशांत कमला का संबंध दिखाया गया है, बलदेव का लक्ष्मी के प्रति संबंध दिखाया गया है, सहदेव मिहिर का फुलिया जैसे पात्रों में काम वासना दिखाई गई है। ये सारी चीजें पूछ सकता है कि किस पात्र का किसके साथ संबंध दिखाया गया है, तो बलदेव, बावनदास व प्रशांत कमला का संबंध दिखाया गया है। बलदेव का लक्ष्मी के प्रति दिखाया गया है, सहदेव मिहिर का फुलिया के प्रति दिखाया गया है। ठीक है, इसमें प्रथम खंड में क्या दिखाया गया है? प्रथम खंड में लिखिए, लिख लीजिए, प्रथम खंड में महंत, जो महंत थे हमारे, उनका जो व्यवहार था बुरा सा, बहुत ज्यादा आडंबर करते थे, झूठ बोलते थे, तरह तरह के अंधविश्वास को गांव में बढ़ावा देते थे, वो महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर को दिखाया गया है। मनुष्यों की, महंतों के थोथे आडंबर वर्णन, आडंबर का वर्णन किया गया है। उसके बाद गरीबों की बेबसी, आप देखिएगा इसमें जो वाकई में बहुत भोले भाले गांव वासी हैं, वो किस तरह से इन बड़े लोगों के कुचक्र में पिसते हैं और कैसे उनका शोषण होता है, उनकी बेबसी और शोषण का वर्णन है। इसके बाद आइए, इसमें डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान कार्य दिखाया गया। डॉक्टर प्रशांत, मैंने कहा कि वो बाहर से पढ़ लिख कर आए हुए डॉक्टर थे और उनकी इच्छा थी मैं गरीबों के बीच में रहकर ये सेवा सुविधा, जो इलाज की सुविधा थी, वो उनको देने के लिए वो वहां आए थे। तो उनका अनुसंधान कार्य का वर्णन किया गया है, इसका, डॉक्टर प्रशांत का, डॉक्टर प्रशांत के अनुसंधान कार्य का वर्णन भी इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध। कैसे राजनीतिक चेतना, मतलब मेरीगंज बहुत पिछड़ा हुआ गांव, बहुत पिछड़ा हुआ गांव, क्योंकि अंधविश्वास तो बहुत बहुत ज्यादा था, लेकिन हम वहां पर भी क्या देखते हैं कि राजनीतिक चेतना की कोई कमी नहीं थी। लोग जागरूक थे राजनीति के प्रति, उसमें भाग ले रहे थे, उसमें साथ दे रहे थे, तभी तो बावनदास और बलदेव जैसा कैरेक्टर वहां पर था। क्या क्या वहां पर थे? वहां पर राजनीतिक चेतना थी, मतलब उतने पिछड़े हुए गांव में भी क्या थी? राजनीतिक चेतना वहां पाई जा रही थी। पार्टियों का परस्पर विरोध भी दिख रहा था, अलग अलग पार्टियों का विरोध। विरोध में सिर्फ वो पार्टी के लोग नहीं शामिल होते थे, पूरा का पूरा टोला भी शामिल हो जाता था। ठीक है, पार्टियों का विरोध, परस्पर विरोध वहां दिखता था। इस कहानी को आप पढ़िएगा तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। पुलिस का अत्याचार, बहुत ज्यादा अत्याचार था, और इसी अत्याचार के कारण गलती से क्या होता है कि हमारा जो मठ था, मठ में जो आडंबर चल रहा था उसका पर्दाफाश हो जाता है। ठीक है, पुलिस के अत्याचार का वर्णन, खंड 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें पुलिस के अत्याचार का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। नहीं, ये खंड 2, खंड 1 में हो गई चीजें, अब हम लोग खंड 2 में आ गए हैं कि खंड 2 में क्या क्या चीजें अब बात की जा रही है। खंड 2 में पुलिस के अत्याचार का वर्णन किया गया है, मठ के झूठ का पर्दाफाश हो गया, मठ में जो भी आडंबर चल रहा था, जिस तरह से वो लोग शोषण कर रहे थे महिलाओं का, वो सारा कुछ हो गया। तहसीलदार जी का जितना भी कुंठा था,
तहसीलदार जी बहुत बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन चूंकि जैसा परिस्थिति उस समय की थी, उस परिस्थिति के अनुसार उनका जो भी व्यवहार था वो सामने आता है, उनकी कुंठाएं सामने आती हैं। उनकी कुंठाओं का सामना होता है आम जनता से। उसके बाद पार्टियों का खोखलापन दिखता है। जो भी कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो पार्टी जो झूठ मूठ का मेरीगंज में थी, काम वो कुछ नहीं करती थी, लोगों को सिर्फ बहलाती फुसलाती थी, काम एक भी नहीं होता था। तो पार्टियों का खोखलापन भी लोगों के सामने आता है। पार्टियों का खोखलापन सामने आना, दूसरे खंड की बात हो रही है ना, दूसरे खंड में ये सारी चीजें होने लगी। पहले खंड में हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा यकीन करते थे। गांधीवाद की रिक्तता, गांधीवाद की रिक्तता मतलब जो गांधीवादी विचारधारा वहां चल रहा था वो गायब हो गया। बावन दास की मृत्यु हो चुकी थी, तो गांधीवादी विचारधारा की रिक्तता, अब ये विचारधारा लोगों में नहीं दिख रहा था। क्यों? एक तो वो मर भी गए, और दूसरा जो पार्टियां थी वो सब झूठ की पार्टियां थी, वो सच में कोई ऐसा काम करने वाली पार्टियां नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, प्रशांत एवं कमला का विवाह हो जाता है। दूसरे वाली में पढ़िए, दूसरे वाले में प्रशांत एवं कमला का विवाह हो जाता है। प्रशांत एवं कमला का विवाह हो जाता है और पटना वापस जाने का निश्चित। अंततः डॉक्टर प्रशांत क्या करते हैं, जहां वो पटना से आए थे वो वापस जाने का निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वो वापस चले जाते हैं। हमने क्या देखा, ये जो पूरी कहानी है, अंततः लिख लीजिए कि पटना वापस जाने का निर्णय। देखिए, मैला आंचल जब पढ़ेंगे, पहले खंड में पूरी तरह से हमें वर्णन ये बताया गया है कि जैसे ही डॉक्टर प्रशांत जाते हैं मेरीगंज में, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। वो सामुदायिक केंद्र का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। उनको लगता है टीका लेने से उन्हें कोई दैवीय प्रकोप हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, जबकि उस गांव में मलेरिया के प्रकोप से बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, तो भी उनको टीका लेने में दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। उसके बाद क्या हुआ, गांव में तरह तरह के लोगों को दिखाया गया कि मठ के जो आदमी थे वो कितने ज्यादा भ्रष्ट थे। गांव की जो युवतियां थी उनका शोषण होता था। गांव बहुत ज्यादा टोलों में बटा हुआ था। उन टोलों में परस्पर जाति को लेकर भेदभाव, लड़ाई झगड़ा चलना आम बात थी। गांव के जो तहसीलदार जो थे विश्वनाथ प्रसाद, वो अच्छे इंसान भी थे, लेकिन भी वो अपना फायदा दूसरों से ले लेते थे आसानी से। कमला से उनकी उनकी बेटी कमला से डॉक्टर प्रशांत का विवाह होता है। अंत में जो विश्वनाथ है, तहसीलदार विश्वनाथ है, उनका जो पात्र है वो अलग अलग जगह पर कई बार अलग अलग तरह के निर्णय लेते हुए दिखाई देता है। कहने का मतलब है उनके मन में तरह तरह की कुंठाएं थी। मतलब शुरुआत में हो सकता है कि वो चीजें सही करना चाहते हो, पर जैसी गांव की स्थिति थी, जैसे लोगों की मानसिकता थी, वो बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाए। लेकिन डॉक्टर प्रशांत से जब भी उनकी बातचीत होती है, आप देखिएगा उनके मन की जो जिज्ञासाएं हैं वो खुलकर बाहर आती हैं, और तब समझ में आता है कि तहसीलदार बहुत बुरा इंसान नहीं है। ठीक है, और एक बात आता है इसमें कि बावन दास का पात्र ले लीजिए, जो बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा का है, गांधी के कदमों पर चलता है, अंततः शहादत को प्राप्त होता है। इसके अलावा जितने भी महिला पात्र हैं, महिला पात्रों को दिखाया गया है कि मंदिर के पुजारियों द्वारा उनका शोषण होता है, और वो कहती भी हैं कि कहते हुए दिखाया जाता है कि कैसा वर्ण भेद कैसा उस समय चल रहा था कि उन्हीं महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके साथ कामलिप्सा पुजारी आराम से करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैला आंचल में इन्होंने लाकर सामने रखा है। इन्होंने घटना को प्रधानता दी है। लोक गीतों का बहुत बार बीच बीच में कई तरह के लोक गीतों का इन्होंने वर्णन किया है, मतलब लोक गीतों को शामिल किया है अपने उपन्यास में। कहानी किस्सा गोई शैली में ये पूरा उपन्यास लिखा गया है। जैसे एक पात्र आता है, दूसरे पात्र से वो अपनी बातें कहता है, कहानी के माध्यम से वो कहता है। कमली क्या करती थी, डॉक्टर प्रशांत को हर दिन एक प्रेम पत्र लिखती थी और वो खुद ही उसको फाड़ देती थी।
सुमृत दास के बारे में हमने पढ़ा। सुमृत दास बहुत अजीब सा इंसान था, वो जहां जाता था बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, उसे वो मतलब मेरीगंज में कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंसान नहीं समझा जाता था। मुस्लिम लीग के जो नेता थे कमरुद्दीन बाबू, उनके बारे में भी हमने पाठ में पढ़ा। कमरुद्दीन बाबू वो क्या करते थे, चीजें ब्लैक में बेचते थे। जो बावन दास ने जिस चीज का विरोध किया था कि पाकिस्तान में जो चीजें जा रही थी वो इनका ही किया धरा था। ठीक है। उपन्यास का अंतिम वाक्य किसने कहा है? कलमुद्दुपुर घाट पर चिथरिया पीर में से किसी ने मानता करके एक चिथड़ा और लटका दिया है। उपन्यास का अंतिम पंक्ति यही है कि कलमुद्दीर घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चिथड़ा और लटका दिया है। कहने का मतलब है कि अब देखिए कि हमने शुरू से अंत तक इस उपन्यास को देखा, अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आई है। उन्होंने पार्टियों का खोखलापन देख लिया, उन्होंने लोगों में फैली भ्रष्टाचार देख लिया, पुलिस का भी बहुत ज्यादा प्रकोप देखा। मतलब मेरीगंज के लोग तरह तरह की चीजों से त्रस्त हो रहे थे, लेकिन अभी भी उनमें जो अंधविश्वास था वो थोड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है। इसमें मेरीगंज के लोगों का, तत्कालीन समाज का, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात, कब की बात कर रहे हैं हम? स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात दोनों के समय लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन, कैसे कैसे परिवर्तन उनमें हुआ, थोड़ा बहुत जो हुआ वो दिखाया गया। उनके लोक गीत भी दिखाए गए, उनके तीज त्यौहार, कैसा तीज त्यौहार मेरीगंज में मनता था। आपको उपन्यास में कई जगह इसका वर्णन मिलेगा, तीज त्योहारों का वर्णन मिलेगा, और उसके साथ साथ वहां के खान पान का भी विस्तृत वर्णन मिलेगा। पूरी उपन्यास पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि लोग मेरीगंज में आए और चले गए। जैसे डॉक्टर प्रशांत के बारे में ही हम बात करते हैं कि डॉक्टर प्रशांत आए और आकर वहां से चले गए, लेकिन उनके आने और जाने के बीच में इस मेरीगंज में कुछ भी नहीं बदला। यहाँ के लोगों में जितना अंधविश्वास था, अंधविश्वास वैसे ही जमा हुआ था, और वो बहुत गर्व के साथ खुश थे कि हमारा ये, उनको वो अंधविश्वास नहीं लगता था, उनको लगता था कि हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस सोच को डॉक्टर प्रशांत भी बदलने में बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सके। तहसीलदार बाबू भी, जैसे मैंने कहा कि उनके मन में कुंठाएं आ गई थी, तो कुंठा इसलिए आ गई थी क्योंकि वो पहले अच्छा सोचते थे, लेकिन गांव का जो स्थिति था उसको बदल पाना इतना ज्यादा आसान नहीं था। मैला आंचल उपन्यास में और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो उपन्यास है, मुख्य बात इसकी यही रही है कि इसको प्रथमांचलिक उपन्यास कहा गया है। 1954 में इसका प्रकाशन वर्ष है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसे दूसरा स्थान दिया गया है। सबसे पहला स्थान गोदान को दिया जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की बात करेंगे तो गोदान के बाद मैला आंचल का नाम आता है। किसका नाम आता है? गोदान के बाद मैला आंचल का नाम आता है। ठीक है। कथा वस्तु बहुत बड़ी कथा वस्तु है। संक्षेप में बस हम इतना समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति और के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक ऐसे गांव का वर्णन लेखक ने किया है, मेरीगंज गांव का वर्णन किया है, जहां के लोग सीधे साधे भोले तो हैं पर सांसारिक बुद्धि में बहुत तेज हैं, अंधविश्वासी बहुत ज्यादा हैं, पार्टियों पर यकीन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कभी भी सामने से भाग नहीं लिया है, पर उनकी अगर आप बातें सुनिएगा तो लगता है कि मानो स्वतंत्रता संग्राम उन्हीं के गांव से होकर निकला है। मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते भी हैं वहां के लोग। अंधविश्वासी हद दर्जे के हैं। पूरा पाखंड भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है।
कहीं कहीं उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पात्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बनकर उभरे हैं और जो कहानी को लेकर आगे जा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत की बात कर सकते हैं हम लोग, तहसीलदार विश्वनाथ की बात कर सकते हैं, कमली की बात कर सकते हैं, बावन दास की बात कर सकते हैं। इनके अलावा जो महंत हैं या और भी जो पात्र हैं वो मैरीगंज को एक ऐसे प्रदेश के रूप में दिखाते हैं जो भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र कह सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया मैला आंचल। धरती का ऐसा आंचल जो मैला है, जिसको साफ करने के लिए डॉक्टर प्रशांत भी गए पर वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए। मैला आंचल में इतना ही कुछ था। इसके बाद हम लोग अपना अगला उपन्यास देखेंगे। इसमें जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको लिखवा दी हैं। सारी बातों को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कथा वस्तु आपके सामने मैंने रख दी है। आपको याद करना है प्रकाशन वर्ष, मैला आंचल को क्या क्या कहा गया, वो मुख्य कथन किसके किसके क्या थे, पात्र क्या थे, पात्र किन किन चीजों से जुड़े हुए थे। उपन्यास बहुत कम समय में हम लोग इसमें ज्यादा नंबर ला सकते हैं। हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मैला आंचल को ही कहा जाता है। कहाँ की? नायक कोई नहीं है इसका, नायक पूरा अंचल ही है। कथा वस्तु कहाँ की है? बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज के, जो नेपाल से सटा हुआ एक छोटा सा गांव है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अगले उपन्यास के साथ आएंगे। एक उपन्यास और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमने अभी तक आधा देखा है, उसको और आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।